हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग अपने जावा प्रोग्राम में यूजर से कैसे इनपुट लेंगे, हम यूजर से इनपुट क्यों लेंगे और यूजर से इनपुट लेने के कितने तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 16th tutorial of our video series BlueJ for 10th. और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग यूजर से इनपुट लेने के तरीके पे बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, जहां पे हम लोग यूज़र से इनपुट लेने की बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि यूज़र से इनपुट हम लोग क्यों लेंगे। और कई बार तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं सर हम यूज़र से इनपुट तो ले ही रहे हैं, अगर हम किसी फंक्शन में किसी मेथड में पैरामीटर पास कर रहे हैं तो हम तो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो पहले हम लोग उस प्रॉब्लम को, उस मिथ को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जब भी आप यूज़र से किसी प्रकार का इनपुट लेते हो तो यूज़र आपको एक इनपुट डेटा देगा और जिस पे आपका प्रोग्राम प्रोसेस करेगा। और यूज़र वो होता है जो एक्चुअली प्रोग्राम को रन कराता है, उसके सामने से प्रोग्राम का आउटपुट दिखता है। यूज़र प्रोग्राम के कोड को कभी नहीं देख पाता। इनफैक्ट अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यूज़र ना क्लास क्रिएट कर सकता है, ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, ना मेथड को कॉल कर सकता है। यूज़र सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को रन करता है और उसको आउटपुट दिखता है उसके स्क्रीन पर। कभी कभी उसको स्क्रीन पर ऑप्शन भी मिलता है कि वो डेटा एंटर कर सकता है। तो अगर हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं तो हमको हमारे प्रोग्राम को रन कराना होगा और उस टर्मिनल विंडो पर जो यूज़र को दिखाई देता है उसी टर्मिनल विंडो पर हमको इनपुट लेना होगा। और हम अगर प्रोग्राम के मेथड में पैरामीटर पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग वो वैल्यूज यूजर से नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा यूजर ना तो मेथड को कॉल कर सकता है और ना ही पैरामीटर पास कर सकता है। तो यूजर से इनपुट लेने के तरीके क्या है और यूजर से इनपुट हम लोग कैसे लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के तरीके, हमारे पास कुछ क्लासेस अवेलेबल है जिन क्लासेस की मदद से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। मगर उन क्लासेस को समझने से पहले मैं एक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूं जिस कंसेप्ट को जावा में कहते हैं स्ट्रीम। तो कंसेप्ट का नाम है स्ट्रीम। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रीम क्या है और जावा में स्ट्रीम्स के क्या महत्व है। तो स्ट्रीम्स वो पाथ है जहां पर डेटा ट्रेवल करता है। तो इन जावा स्ट्रीम्स आर पाथ through which stream is a path through which data travels from one place to another। यानी डेटा अगर एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जा रही है, ओके, तो डेटा को इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए एक पाथ की ज़रूरत होती है और डेटा इसी पाथ पर ट्रेवल करता है। और ये पाथ एक्चुअली कुछ और नहीं है स्ट्रीम। जावा में बेसिकली दो तरह के स्ट्रीम्स है। एक स्ट्रीम कहलाता है इनपुट स्ट्रीम और एक स्ट्रीम कहलाता है आउटपुट स्ट्रीम। जावा में जब भी हमें कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ओके, तो इनपुट स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जो जावा प्रोग्राम के अंदर डेटा लाता है या डेटा इनपुट करता है। तो वो पाथ जो प्रोग्राम के अंदर डेटा को लाए इनपुट स्ट्रीम है, और वो पाथ जो प्रोग्राम से डेटा को बाहर ले जाए वो आउटपुट स्ट्रीम है। जनरली हम लोग इनपुट स्ट्रीम के थ्रू इनपुट लेते हैं और वो इनपुट किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू, किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू हो सकता है, या वो हम डेटाबेस से ले सकते हैं, या वो हम एक फाइल से ले सकते हैं। सो हमारा सोर्स कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से हमारा डेस्टिनेशन या आउटपुट, हमारा आउटपुट डिवाइस हो सकता है, हमारा डेटाबेस हो सकता है, हमारा फाइल हो सकता है, या कोई नेटवर्क हो सकता है। तो अगर आपका प्रोग्राम किसी इनपुट डिवाइस, डेटाबेस, फाइल या किसी नेटवर्क से डेटा ले रहा है तो उसको एक इनपुट स्ट्रीम की ज़रूरत है। और सिमिलरली इन्हीं जगहों पर वो अगर डेटा दे रहा है तो उसको एक आउटपुट स्ट्रीम की ज़रूरत है। तो स्ट्रीम्स वो पाथ है जिसके थ्रू जावा में डेटा ट्रेवल करता है। और जावा के प्रोग्राम में अगर हम इनपुट लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमको एक इनपुट स्ट्रीम की ज़रूरत है, एक पाथ की ज़रूरत है जो एक्चुअली इनपुट देगा। और फॉर्चुनेटली जावा में ऐसे इनपुट स्ट्रीम क्लास अवेलेबल है।
इनफैक्ट जावा में इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है। सो जावा में एक इनपुट स्ट्रीम क्लास है और ये एक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास है जो हमारी कीबोर्ड से कनेक्टेड है। स्टैंडर्ड इनपुट है इसलिए कीबोर्ड से कनेक्टेड है। और इस स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है इन। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएटेड है? तो एक सिस्टम नाम की क्लास बनी हुई है, एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है सिस्टम नाम की क्लास, और उस सिस्टम नाम की क्लास के अंदर इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इन। ओके, ये ऑब्जेक्ट जो है ये कीबोर्ड को रेफर करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। यानी जावा में एक सिस्टम नाम की क्लास बनी हुई है, उस सिस्टम नाम की क्लास के अंदर एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है इन, और एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो क्लास के नाम के थ्रू, यानी सिस्टम डॉट इन। और सिस्टम डॉट इन आपको किसको रेफर करेगा? कीबोर्ड को रेफर करेगा। ओके, सो एक इनपुट स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट आपके पास अवेलेबल है और इस इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यूजर से डेटा ले सकते हो। डेफिनेटली आप यूजर से डेटा ले सकते हो। तो चलिए इस बात पे आते हैं कि हम सिस्टम डॉट इन की मदद से यूजर से डेटा कैसे इनपुट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सिस्टम डॉट इन की मदद से अगर यूजर से डेटा लेना है तो इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर एक मेथड है, एक क्लास आप जान रहे हैं इनपुट स्ट्रीम क्लास है। इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर एक मेथड है रीड मेथड। सो आपको इसी रीड मेथड को कॉल करना है। तो आप कैसे कॉल कर सकते हो? सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, और सिस्टम डॉट इन रेफर कर रहा है कीबोर्ड को और हम कह रहे हैं कीबोर्ड डॉट रीड। ओके, सो हम कीबोर्ड से रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेथड करेगा क्या? ये हमारे कर्सर को हमारे टर्मिनल विंडो पे होल्ड कर देगा। कर्सर वहीं पे होल्ड रहेगा जब तक यूजर कुछ एंटर नहीं कर देता। रीड मेथड क्या एंटर करवाता है यूजर से? एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, राइट। सो अगर आप एंटर करो कैपिटल ए बी या स्मॉल ए बी या कोई डिजिट या कोई सिंबल, तो ये सारी चीजें इनपुट कर सकता है, मगर सिर्फ एक कैरेक्टर। और एक और इंटरेस्टिंग थिंग, रीड मेथड एक कैरेक्टर इनपुट करेगा यूजर से, मगर रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करता है इंटीजर। कह सकते हो आप ASCII ऑफ दैट कैरेक्टर। सो अगर मैं कैपिटल ए इनपुट कर रहा हूं तो ये रिटर्न क्या करेगा? 65। स्मॉल ए इनपुट कर रहा हूं तो रिटर्न करेगा 97। और अगर मैं इसको कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, वापस से एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको कैरेक्टर में स्टोर करने के लिए। तो मैं अगर इसको कैरेक्टर में स्टोर कर रहा हूं, सपोज कैर ch, राइट, इस पूरे मेथड कॉल को, सो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रिटर्न होने वाली वैल्यू एक इंटीजर है और इंटीजर को मैं डायरेक्टली कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकता। सो ये एक तरीका है, आप डायरेक्टली इनपुट स्ट्रीम के मदद से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। रीड मेथड एक तरीका है। जावा हमको एक और क्लास अवेलेबल कराता है। कुछ क्लासेस जावा में अवेलेबल है जिनका काम ही है इन स्ट्रीम से रीड करना, यानी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं और अलग अलग स्ट्रीम से रीड करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट स्ट्रीम की बात की। स्ट्रीम एक पाथ है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है। इनपुट स्ट्रीम में वो पाथ है जिसके थ्रू डेटा इनपुट होता है किसी प्रोग्राम में, और इसी इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट इन सिस्टम क्लास के अंदर डिफाइंड है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस इन ऑब्जेक्ट के पास एक रीड नाम का मेथड है जिसको हम यूज करके यूजर से एक कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इस चीज को देखेंगे। तो दूसरा तरीका है वो है एक रीडर क्लास जो इसी इनपुट स्ट्रीम से रीड करता है, और इसका नाम बहुत सिंपल है, जो इसका काम है वही उसका नाम है। वो इनपुट स्ट्रीम से रीड करने वाली क्लास है, अ रीडर विच रीड्स फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, और क्लास का नाम क्या है? इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब इससे पहले मैं जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, इन ऑब्जेक्ट की, वो सिस्टम क्लास के अंदर है, और सिस्टम क्लास मैं जानता हूं java.lang पैकेज के अंदर है। तो सिस्टम क्लास को यूज करने के लिए मुझे किसी पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और पैकेजेस के ऊपर हम लोगों ने अपने पिछले ट्यूटोरियल में डील किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे अभी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर की। इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है जो java.io पैकेज के अंदर है। इस पैकेज के अंदर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्लासेस है। तो java.io पैकेज के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास है। तो आप इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। क्लास का नाम लेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर से क्लास का नाम आएगा इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है, जब आप
इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और न्यू के बाद दोबारा क्लास का नाम लिखेंगे। मैं आगे अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि एक कंस्ट्रक्टर है, मगर तब तक न्यू के बाद जब दोबारा आप क्लास का नाम लेंगे तो पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पर, और इस पैरेंथेसिस में आप बताएंगे कि ये रीडर किस स्ट्रीम से रीड कर रहा है। डेफिनेटली इनपुट स्ट्रीम से रीड कर रहा है, बट किस इनपुट स्ट्रीम से, क्योंकि ये चाहे तो किसी फाइल से भी रीड कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे बताना है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट यानी हमारा कीबोर्ड, और उसको मेंशन करेंगे system.in की मदद से, राइट। अब जब कभी भी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको रीड करना है तो सिमिलरली इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के अंदर भी रीड मेथड है जिसको आप कॉल कर सकते हो रीड, एंड इसको भी आप एक कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, मगर अगेन बात वही आएगी, रीड मेथड इंटीजर रिटर्न करेगा तो आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके रीड मेथड के ही हैं, चाहे आप इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इनके थ्रू कॉल करो, चाहे इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करो, रीड मेथड दोनों जगहों पर है। और इनपुट स्ट्रीम रीडर का अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप किस स्ट्रीम से, किस पाथ से रीड कर रहे हैं। तो फिलहाल हम कीबोर्ड से कर रहे हैं, तो अंतर तो है नहीं, आप डायरेक्टली system.in से भी ले सकते हो और इनपुट स्ट्रीम रीडर से भी ले सकते हो, मगर इन दोनों क्लास के साथ प्रॉब्लम है कि एक बार में एक ही कैरेक्टर रिटर्न करेगा। यानी अगर हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर के साथ डील करना चाहते हैं तो ये चीज नहीं कर सकता। तो हम कैसे करेंगे इस काम को करने के लिए? ऐसे काम को करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बफर मेमोरी। बफर मेमोरी एक छोटी सी मेमोरी होती है जहां पर हम लोग खासतौर पे कैरेक्टर रीडिंग के वक्त या स्ट्रिंग रीडिंग के वक्त हम लोग उस बफर मेमोरी में क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर लाके स्टोर करते जाएंगे, और जैसे ही वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा तो फिर इस बफर मेमोरी से हम उस डेटा को रीड करेंगे। तो अपने कंसेप्ट को जरा समझते हैं एक बार ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली सबसे पहले तो हमको जरूरत पड़ती है कीबोर्ड की, क्योंकि हम डेटा तो कीबोर्ड से ही ले रहे हैं। तो हमारा होगा कीबोर्ड, नो डाउट, और एक होगा हमारा प्रोग्राम। हमारे कीबोर्ड से हमारे प्रोग्राम तक आने के लिए एक नॉर्मल पाथ है, एक स्ट्रीम है जिसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये काम को कर सकते हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर मान लेते हैं हम लोग। अब इस रीडर के थ्रू हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं, बट एक बार में एक डेटा आ रहा है, राइट, एक बार में एक कैरेक्टर आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम जे जाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए। सो एक कैरेक्टर एक टाइम पर इस स्ट्रीम रीडर के थ्रू हम कर सकते हैं। मगर हमको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी बफर मेमोरी इस्तेमाल करेंगे बीच में। ये छोटी सी बफर मेमोरी होगी। तो होगा क्या, एक एक कैरेक्टर करके इस बफर मेमोरी में सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, और जैसे ही एक स्ट्रिंग बन जाता है, एक स्पेस आ जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा, फिर ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आपका प्रोग्राम में ट्रांसफर होगा। तो हम एक छोटी सी बफर मेमोरी का अगर इस्तेमाल करें अपने स्ट्रीम के साथ तो हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। अब ये छोटी सी बफर मेमोरी हम कहाँ से लाएंगे? तो जावा ने हमको एक क्लास दी हुई है एक छोटी सी बफर मेमोरी के लिए, और हम क्या करेंगे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको एक रीडर चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि इस रीडर के थ्रू मैं कीबोर्ड से रीड करूंगा। तो एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिए, सपोज ISR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। फाइन, आई नो नेम लेंदी है, और याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, 3 वर्ड से बना, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है। ओके, यहाँ पर इस क्लास को कॉल करते वक्त यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो system.in। तो मेरा इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट तैयार है, ISR तैयार है, बट मैं जानता हूँ ISR यूजर से एक बार में एक ही कैरेक्टर लेगा, मुझे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग चाहिए। तो उस काम को करने के लिए मैं एक बफर मेमोरी लूंगा, बफर्ड रीडर, और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और इसका जब मैं दोबारा क्लास कॉल करूंगा न्यू कीवर्ड के बाद बफर्ड रीडर, तो एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे एक इनपुट स्ट्रीम रीडर के साथ इस बफर मेमोरी को जोड़ना है, राइट। यानी ये बफर मेमोरी इस स्ट्रीम रीडर पे काम करेगी। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर इसी इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो एक्चुअली मैंने 2 स्टेप में 2 काम किए। पहले स्टेप में मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं यूजर से डेटा लूंगा, और वो यूजर से डेटा कहाँ से लेगा, एक कीबोर्ड से लेगा। और दूसरी लाइन में मैंने एक बफर मेमोरी बनाई है, जो बफर मेमोरी इस स्ट्रीम रीडर के साथ अटैच हो गई है। तो अब अगर मैं बफर मेमोरी से डेटा को रीड करता हूं तो होगा ये कि ये यूजर से एक स्ट्रिंग लेकर के मुझे वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बट डायरेक्टली वो यूजर से तो लेगा नहीं, क्योंकि बफर मेमोरी तो यूजर से या कीबोर्ड से अटैच है नहीं।
बफर मेमोरी अटैच है इनपुट स्ट्रीम रीडर से, तो बफर मेमोरी क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर से एक एक कैरेक्टर लेता रहेगा जब तक वो स्ट्रिंग ना हो जाए, और जैसे ही वो स्ट्रिंग हो जाता है ये उसको रिटर्न कर देगा। अब ये एक एक कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम रीडर कहाँ से लेगा, ये एक एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा कीबोर्ड से। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। और बफर मेमोरी के पास या बफर रीडर के ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है रीड लाइन मेथड। ये रीड लाइन मेथड क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा जिसे मैं किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, सो रीड लाइन मेथड एक हमारे पास है जो यूजर से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग ले सकता है। इनपुट स्ट्रीम रीडर का रीड मेथड हमारे पास है जो यूजर से एक कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर system.in का भी रीड मेथड हमारे पास है जो यूजर से एक कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सकता है। अभी जो हमने तीन मेथड्स देखे, रीड या रीड लाइन मेथड, इनको यूज करते वक्त हम अक्सर एक एरर को डील करते हैं, एक रन टाइम एरर को या एक एक्सेप्शन को डील करते हैं। तो आज हम लोग जब इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तब इस बात को देखेंगे कि ये जब यूज होते हैं तो किस तरह का एरर जनरेट करते हैं और उस तरह के एरर को हम कैसे डील कर सकते हैं। स्कैनर क्लास को हम लोगों ने 9th क्लास में BlueJ for 9th में डील किया है और स्कैनर क्लास के उन मेथड्स को भी देखा है जिनकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। स्कैनर क्लास में भी हमको स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यानी कीबोर्ड के बारे में बताना पड़ता है कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी कीबोर्ड से यूज या कीबोर्ड से इनपुट लेगा, कीबोर्ड को यूज करके इनपुट लेगा। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम system.in मेंशन करते हैं। स्कैनर क्लास के मेथड्स हैं नेक्स्ट INT, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बूलियन, जिनकी मदद से हम लोग यूजर से डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप में डेटा ले सकते हैं। हालांकि स्कैनर क्लास के पास यूजर से कैरेक्टर लेने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हम लोगों ने क्लास 9th में एक इनडायरेक्ट मेथड देखा था next.char@0, आप उसकी मदद से चाहें तो कैरेक्टर ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्कैनर क्लास के ऊपर की वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग BlueJ for 9th के वीडियो को अभी देख सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप उसको एक बार ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि स्कैनर क्लास के इनपुट में और बफर रीडर के इनपुट लेने के तरीके में बेसिकली क्या अंतर है, कि किस अलग अलग तरीके से हम इनपुट लेते हैं। हालांकि आज के प्रैक्टिकल सेशन में हम स्कैनर क्लास को भी यूज़ करने वाले हैं। और साथ साथ में मैंने क्लास 9th में स्कैनर को यूज़ करते वक्त बताया था कि एक प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, अगर नेक्स्ट INT यूज़र से ले रहे हैं और यूज़र ने एक रॉन्ग तरीके का इनपुट दिया तब भी एक एक्सेप्शन आता है। तो आज हम लोग ये भी देखेंगे, कुछ हैज़ नेक्स्ट मेथड है स्कैनर क्लास के पास, सो उन हैज़ नेक्स्ट मेथड को भी देखेंगे कि कैसे उनके इस्तेमाल की मदद से हम लोग स्कैनर क्लास से होने वाले एक्सेप्शंस को दूर कर सकते हैं। आज के थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग जिन जिन क्लास को डील करने वाले थे, मैंने उन क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, उन मेथड को कैसे कॉल करना है वो बताया। आज के प्रैक्टिकल पार्ट में हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे, स्कैनर के हैज़ मेथड्स को देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों तरीके से इनपुट कैसे लेते हैं। स्कैनर और बफर रीडर में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको हम आगे के वीडियो ट्यूटोरियल्स में कभी डिस्कस करेंगे, मे बी इन हायर क्लासेस, और हो सकता है क्लास 10th में अगर कोई डिफरेंसेस मुझे आपको बताना होगा तो मैं आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आज के ट्यूटोरियल में मैं इनके डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तो आज के थ्योरेटिकल सेक्शन में बस इतना ही। अब देखते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में कि इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो थियोरेटिकली हम लोगों ने उन क्लासेस को डिस्कस किया, उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया, और अब प्रैक्टिकली हम लोग प्रोग्राम के थ्रू उनको देखेंगे। सबसे पहले मैं सिस्टम क्लास के अंदर इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है इन ऑब्जेक्ट, उसकी मदद से यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लूंगा। सो सैम्पल इनपुट नाम का मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। ओके, एंड इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली मैं उन सभी तरीके से इनपुट लूंगा जो मैंने अभी थियोरेटिकली क्लास में आपको थ्योरेटिकल सेशन में आपको बताया है। तो सबसे पहले यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए मैं system.in का यूज करने जा रहा हूँ और उसके लिए एक मेन मेथड बनाया और मेन मेथड के अंदर ही यूजर को बोला कि एंटर अ कैरेक्टर, एंड यूजर फिर एक कैरेक्टर जो एंटर कर रहा है उस कैरेक्टर को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कैरेक्टर वेरिएबल में। ओके, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, system.in का यूज करेंगे और इस इन ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है रीड मेथड, इसी रीड मेथड को हम कॉल करेंगे और ये रीड मेथड इंटीजर रिटर्न करता है टू प्रूव दैट आई एम स्टोरिंग द वैल्यू। मैं वैल्यू को स्टोर कर ले रहा हूं एक इंटीजर वेरिएबल में और यूजर को बोल दे रहे हैं कि एंटर अ कैरेक्टर, राइट। हालांकि हम यूजर को कैरेक्टर एंटर करने के लिए कह रहे हैं मगर वैल्यू जो एक्सेप्ट होगी वो इंटीजर के फॉर्म में होगी। तो चलिए इसी चीज को समझते हैं और यूजर को बोलते हैं एंटर अ कैरेक्टर, एंड ये जो वैल्यू एंटर हुई है जो हमने एक्सेप्ट कर रखा है एक्स वेरिएबल में,
इसको हम प्रिंट कर देंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, लेट्स प्रिंट द वैल्यू, दैट्स इट। अब इसको अगर हम कंपाइल करें, सो मैंने बोला था कि जब भी हम सिस्टम डॉट इन मेथड की मदद से रीड करेंगे या इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट की मदद से रीड करेंगे, सो उस समय एक एरर जनरेट होगा। इस एरर को आप देखिए लिखा हुआ है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, और ये क्या एक्सेप्शन है, java.io.io एक्सेप्शन। तो हम लोग एक्सेप्शन को आगे आने वाली क्लासेस में डील करने वाले हैं, तब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। मगर इसका सोल्यूशन क्या है फिलहाल के लिए, तो फिलहाल के लिए जब भी ऐसा कोई एरर आए, आप उस मेथड में, चाहे मेन मेथड हो या जो भी मेथड हो जिसके अंदर आपने रीड को कॉल किया है, उस मेथड के डेफिनेशन में आप लिखेंगे थ्रोज। तो एक कीवर्ड है थ्रोज, आप इस थ्रोज कीवर्ड को उस मेथड की डेफिनेशन के ठीक आगे लिखेंगे, पैरामीटर के ठीक आगे लिखेंगे जिसके अंदर आपने रीड मेथड को कॉल किया है। तो फिलहाल मैंने मेन मेथड के अंदर रीड को कॉल किया है, तो मेन मेथड जहां पे पैरामीटर खत्म हुए हैं वहीं पे मैं लिखूंगा थ्रोज, और उसके आगे फिलहाल मैं लिखूंगा एक्सेप्शन। हालांकि यहाँ पे आप थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिख सकते हैं और फिर भी ये काम करेगा, मगर मैं फिलहाल शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूं और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा थ्रोज एक्सेप्शन। तो जब कभी भी अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन वाला एरर आपको मिलेगा, आप हमेशा उस मेथड में जाकर लिख देंगे थ्रोज एक्सेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप इसे कंपाइल कीजिए और इसी प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं। ये एरर एक बार और आपके सामने आएगा, हम देखेंगे। ओके, एंटर अ कैरेक्टर। अब मैंने एंटर कैरेक्टर किया कैपिटल ए, आप देख सकते हैं मैंने कैपिटल ए एंटर किया और ये प्रिंट कर रहा है 65। एंड मैंने बताया था ये उसकी ASCII के साथ डील करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे बना लूं और इसको एक्सेप्ट करने से पहले कैरेक्टर में टाइपकास्ट कर दूं। अगर मैं इसको कैरेक्टर में टाइपकास्ट नहीं करूंगा तो ये एक एरर शो करेगा, राइट। एंड ये एरर क्या है, अगर आप एरर्स पे जाइए, सो इनकम्पैटिबल टाइप्स, ओके, लॉस ऑफ कन्वर्जन। सो दैट्स व्हाई मैं इसको एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट कर रहा हूं। एंड अगर हम देखें तो अब हमसे एक यूजर से एक कैरेक्टर लेंगे और उस कैरेक्टर को प्रिंट भी कर रहे हैं। अब बाद में चेक करके कैरेक्टर के साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट कर रहा है। सो ये एक पहला तरीका है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, और बिल्कुल हम यूजर से ही इनपुट ले रहे हैं क्योंकि कंसोल स्क्रीन या टर्मिनल विंडो जब ओपन होता है तभी टर्मिनल विंडो पे यूजर से इनपुट लेने का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं क्योंकि टर्मिनल विंडो जब ओपन होता है तभी यूजर इनपुट देता है, एंड वही इनपुट, तो यहां पर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। एंड क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल विंडो पे इनपुट दे रहा है। अगर हम लोग मेथड कॉल करते हुए पैरामीटर पास कर रहे होते तो वो यूजर से इनपुट नहीं होता। ये यूजर से इनपुट इसीलिए है क्योंकि टर्मिनल विंडो इनपुट होता है, टर्मिनल विंडो ओपन होता है और वहां पर यूजर इनपुट देता है। दूसरा तरीका इनपुट लेने का है इनपुट स्ट्रीम रीडर, जो भी मैं यहाँ पे ही दिखाने वाला हूँ। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सो इनपुट स्ट्रीम रीडर, ISR मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसको मैं बताऊंगा कि ये इनपुट स्ट्रीम रीडर किस स्ट्रीम से इनपुट करेगा। तो ये system.in यानी हमारा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यानी कीबोर्ड से इनपुट करेगा। एंड जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पे एरर आ गया। द रीजन इज, मुझे उस पैकेज के बारे में बताना पड़ेगा जिसमें इनपुट स्ट्रीम रीडर है, या तो मैं कंप्लीट पैकेज का पाथ यहाँ पे दूं या फिर मैं इंपोर्ट कर लूं, जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया है। सो इंपोर्ट java.io पैकेज में है इनपुट स्ट्रीम रीडर। सो इनपुट स्ट्रीम एंड रीडर, आप आस्ट्रिक करके भी इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल ये हो गया। अब मैं यूजर को बोलूंगा कि एंटर अ कैरेक्टर, एंड वो कैरेक्टर एंटर करूंगा एक कैरेक्टर वेरिएबल में, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी system.in की मदद से किया था। सो एंटर अ कैरेक्टर, एंड मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल बना रहा हूं क्योंकि मैं टाइपकास्ट करने वाला हूं ch, और मैं टाइपकास्ट भी कर दे रहा हूं यहां पे, और रीड मेथड को भी मैंने कॉल कर लिया। अब इस कैरेक्टर को मैं प्रिंट कर दे रहा हूं, दैट्स इट। एंड ये यूजर से एक कैरेक्टर लेकर के प्रिंट कर रहा है कि नहीं, उसका प्रोग्राम है। अब यहां पे भी एरर आ रहा है और ये एरर भी सेम एरर है। अगर मैं देखूं तो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, मैंने आपको सोल्यूशन बताया था, मेथड के पैरामीटर के बाद पैरेंथेसिस जहां खत्म हो रहा है वहां आइए, लिखिए थ्रोज एंड उसके बाद लिखिए एक्सेप्शन, एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, ये थ्रोज कीवर्ड क्या कर रहा है, ये सब चीजें हम समझेंगे जब हम लोग आगे एक्सेप्शन को डील करेंगे। मैंने मेन को कॉल किया, ये यूजर से कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है
और यहाँ देखिए वो कैरेक्टर प्रिंट भी हो रहा है। सो हेंस हम इनपुट स्ट्रीम रीडर या system.in दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं, मगर बफर मेमोरी का यूज नहीं कर रहे हैं और इसलिए ये एक बार में एक ही कैरेक्टर यूज कर रहा है। अब मैं बफर मेमोरी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं और उसके लिए मैं यहां पर बफर्ड रीडर का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो बफर्ड रीडर BR इज इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर। ये बफर मेमोरी एक इनपुट स्ट्रीम रीडर पे काम करेगी, तो मैं ISR का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दे रहा हूं। तीसरी बात, यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं रीड लाइन मेथड का कॉल इस्तेमाल करूंगा, जो एक्चुअली एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है, राइट। और यूजर को मैं इस बार बोलूंगा एंटर टेक्स्ट, बिकॉज अब मैं कैरेक्टर के अलावा टेक्स्ट भी इनपुट ले सकता हूं, तो मैं एंटर नेम कर दे रहा हूं। ओके, और स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम भी मैं नेम रख दे रहा हूं एंड यहां पर मैं प्रिंट कर दे रहा हूं हेलो नेम। सो हेलो एंड द नेम एंड दैट्स इट। बफर्ड रीडर को पहचान नहीं रहा क्योंकि बफर्ड रीडर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप आस्ट्रिक यूज करते हैं तो दोनों एक साथ इंपोर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज आपको अलग से दोनों को मेंशन करना पड़ेगा और दोनों IO पैकेज में ही है। ओके, रीड लाइन मेथड भी वही एरर शो करेगा, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। तो इसका भी वही सोल्यूशन है, थ्रोज एक्सेप्शन, राइट। ओके, एंड अब हम देखते हैं क्या हम स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सो मैं स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर एंड यस, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले रहा है और उसके साथ काम भी कर रहा है। तो रीड लाइन मेथड है जब आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग के साथ काम करना चाहें और आप यूजर से एक स्ट्रिंग ले सकते हैं। लेटर ऑन जब हम लोग रैपर क्लास को डील करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यूजर से लिए गए स्ट्रिंग को कैसे आप किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर अगर आपको यूजर से स्ट्रिंग नहीं लेना है और प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू लेना है तो स्कैनर एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। हालांकि स्कैनर भी एक तरह का एक्सेप्शन जनरेट करता है और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप उस एक्सेप्शन से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर हमारा util पैकेज में है, तो मैं यहाँ पर util.scanner को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर दोनों ही मैं यूज नहीं करने वाला, तो मैं यूजर से इनपुट लूंगा बगैर स्कैनर की मदद से। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना आप लोगों ने 9th में ही सीखा था। स्कैनर का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और न्यू स्कैनर के पैरेंथेसिस में system.in मेंशन करेंगे आप। अब इस स्कैनर ऑब्जेक्ट से अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो नेक्स्ट लाइन। सो ये प्रोग्राम भी वही आउटपुट देगा जो पिछला प्रोग्राम दे रहा था, मगर पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने बफर्ड रीडर यूज किया था, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने स्कैनर यूज किया है। सी स्टूडेंट्स, मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं कि हमको स्कैनर यूज करना चाहिए या बफर्ड रीडर। आपको दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे आप उसको यूज कीजिए, आपका आउटपुट तो आएगा ही आएगा। स्कैनर यूज करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मगर स्कैनर जो एडवांटेज देता है वो होता है कि आप प्रिमिटिव डेटा टाइप में डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हो। वो एडवांटेज आपको बफर्ड रीडर से नहीं मिलता। और दूसरा बात, इससे इनपुट लेना काफी आसान है। और तीसरी बात, आपको इस तरह से किसी थ्रोज एक्सेप्शन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऐसा कोई एरर ये शो नहीं करता इनपुट लेते वक्त। और जैसा कि मैंने बताया, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ भी डील कर सकते हैं। तो मैं चलिए यूजर से एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करने का प्रोग्राम बना रहा हूं और देखते हैं कि क्या एरर हो सकता है। तो यहां पे मैंने बोला यूजर को एंटर इंटीजर, राइट, एंड इसको मैंने एक इंटीजर वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लिया। scan.nextInt मेथड आप जान रहे हैं, राइट। और एंटर डबल और फ्लोट, आप जो भी एक्सेप्ट करना चाहो आप वो एक्सेप्ट कर लो। सो एंटर रियल नंबर और डबल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, सो डबल एंड b इज इक्वल्स टू scan.next डबल। ओके, कंपाइल्ड। एंड अब मैं a और b की वैल्यू को बस शो कर रहा हूं। इस प्रोग्राम में बेसिकली मुझे एरर दिखाना है कि किस तरह का एरर आ सकता है, राइट। सो system.out.println, राइट, एंड यहां पर आप a और b की वैल्यू बस प्रिंट कर दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो a और b वैल्यू प्रिंट हो गई है। प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम इसे रन करेंगे उस दौरान फिर से एक एक्सेप्शन की सिचुएशन आएगी।
अब एक्सेप्शन क्या है, आप इसको कैसे डील करोगे, ये तो हमारे बाद का पार्ट है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। मगर ऐसी सिचुएशन को कैसे, स्कैनर क्लास की ऐसी सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। तो पहले वो सिचुएशन देखते हैं। सपोज मुझे इंटीजर एंटर करना है, अभी मैंने सक्सेसफुली प्रोग्राम को रन किया, मगर अब मैं अगर इंटीजर ऐसे एंटर करूं FIVE, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम बीच में स्टॉप हो चुका है। अगर आप टर्मिनल विंडो पे जाकर के टर्मिनल विंडो को देखते हैं तो वहां पर एक्सेप्शन का बारे में भी लिख रहा है, ये एक इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि FIVE एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और इसलिए ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। सो इससे बचने के लिए स्कैनर क्लास के पास कुछ हैज मेथड्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट आईएनटी, मतलब अगली वैल्यू इंटीजर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक मेथड है हैज नेक्स्ट आईएनटी। यानी कि जब आप इसे कॉल करने जा रहे हो scan.nextInt, इससे पहले आप चेक कर लो, राइट, इसके पहले आप चेक कर लो इफ, राइट, scan डॉट हैज नेक्स्ट INT। अब हैज नेक्स्ट INT क्या कहता है, अगर अगली वैल्यू इंटीजर है, राइट, तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, मगर अगली वैल्यू अगर डबल है तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तभी ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो यहां पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा प्लीज एंटर करेक्ट इंटीजर, राइट। सो मैं आपको जस्ट हैज मेथड्स बता रहा हूं जो चेक करने के काम आ सकते हैं कि आप करेक्ट इंटीजर एंटर कर रहे हैं, करेक्ट डबल एंटर कर रहे हैं कि नहीं। और ये प्रॉब्लम्स आपने फेस की होंगी क्लास 9th में। सो उसके लिए बेसिकली यही एक सोल्यूशन है, हैज नेक्स्ट। एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन और है, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हम आगे देखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट डबल के लिए एक मेथड है हैज नेक्स्ट डबल। तो मैं फिर से कॉल कर दे रहा हूं, इससे पहले मैं नेक्स्ट डबल कॉल करूं, मुझे कॉल करना चाहिए हैज नेक्स्ट डबल। तो नेक्स्ट डबल कॉल करने से ठीक पहले इफ स्कैन डॉट हैज नेक्स्ट डबल, तो मैं ये सारा काम करूंगा, राइट। अब बेनिफिट ये होगा कि प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं आएगा और प्रोग्राम बीच में स्टॉप नहीं होगा और यूजर को इनफैक्ट एरर के बारे में भी ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि वो किस तरह का एरर कमिट कर रहा है, राइट। सो मैंने यहाँ पे दो इफ एल्स यूज किए और दोनों में मैंने हैज नेक्स्ट मेथड को कॉल किया। मैं प्रोग्राम का फ्लो एक बार समझा दे रहा हूं और उसके बाद हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। ओके, सबसे पहले यूजर को प्रिंट होगा एंटर इंटीजर और फिर चेक करेगा यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो करेक्ट इंटीजर है कि नहीं। अगर वो करेक्ट इंटीजर है तो हैज नेक्स्ट INT मेथड ट्रू रिटर्न करेगा और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वो करेक्ट इंटीजर नहीं है तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर करेक्ट इंटीजर एल्स एग्जीक्यूट होते हुए। अगर वो करेक्ट इंटीजर है तो इफ एग्जीक्यूट होगा और इंटीजर एक्सेप्ट हो जाएगा A में और यूजर को बोलेगा एंटर रियल नंबर और चेक करेगा अगला वैल्यू करेक्ट डबल है कि नहीं। अगर वो करेक्ट डबल है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा इंटीजर डबल, अदरवाइज प्रिंट करेगा प्लीज एंटर करेक्ट डबल। सो अगर दोनों वैल्यू बिल्कुल सही एंटर होती है तभी प्रोग्राम A और B की वैल्यू प्रिंट करेगा, वरना एरर प्रिंट करेगा। तो लेट्स कमिट एरर फर्स्ट। सो FIVE, डेफिनेटली प्रोग्राम बीच में बंद नहीं हुआ और हैज नेक्स्ट इंटीजर ने फॉल्स रिटर्न किया, ये एल्स में आया और प्रिंट किया प्लीज एंटर करेक्ट इंटीजर। अब मैं इसमें इंटीजर करेक्ट एंटर कर रहा हूं और डबल रॉन्ग। सो लेट्स सी, मैंने 5 एंटर किया करेक्ट फॉर्मेट में और रियल नंबर एंटर कर रहा हूं 4.2। सो डेफिनेटली प्लीज एंटर करेक्ट डबल। प्रोग्राम अभी भी एक्सेप्शन नहीं जनरेट कर रहा है और अगर मैं दोनों करेक्ट एंटर करूं तो डेफिनेटली आउटपुट दे देगा लाइक 5 एंड 34.5। सो आउटपुट हमको मिल गया। सो हैज नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, हैज नेक्स्ट डबल, हैज नेक्स्ट इंटीजर, हैज नेक्स्ट फ्लोट, सो जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं करेक्ट फॉर्मेट में वैल्यू को लेने के लिए और उन एक्सेप्शन से आप बच सकते हैं। सो आज हम लोगों ने देखा कि हम कितने तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। हम लोगों ने system.in का मेथड देखा, हम लोगों ने इनपुट स्ट्रीम रीडर का तरीका देखा, हम लोगों ने बफर रीडर का तरीका देखा और हम लोगों ने स्कैनर का तरीका देखा। लास्टली मेरा यही एडवाइस रहेगा, आपको इनमें से जो तरीका सिंपल लगता है, जो तरीका याद रहता है, उन तरीके को यूज कीजिए। एग्जाम में इसके ऊपर आपके कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा, ना ही एग्जाम में आपको बाउंड किया जाएगा कि आप स्कैनर को यूज कीजिए या बफर रीडर को यूज कीजिए। सो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में आपसे डील करेंगे हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर, जो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आप चाहते हैं मैं ऐसे प्रोग्रामिंग के और ट्यूटोरियल्स अपलोड करूं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।